अगर कोई क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़नी पड़े तो भी छोड़ दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर क्लास में जाना जरूरी है, ठीक है। मैं बहुत सारी क्लास होती है जो छोड़ता हूँ बिकॉज मुझे दूसरे काम भी करने होते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ता है। तो जरूरी नहीं है आपको 100% अटेंडेंस हो, 100% क्लास हो। 100% अटेंडेंस हो करने वाले को कोई जाकर आपको 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना नहीं देने वाला है, डेफिनेटली बात ये है, ठीक है। चल रहा है वही सब चीज चल रही है, वही आपको रिड्यू दी जा रही है। मैं कहता हूँ कि एक शीट को आपने 5 बार 10 बार रिड्यू दे दिया है तो उसका क्या सेंस निकल रहा है। स्टूडेंट उस रिड्यू को उसी तरह से कर रहा है, उसके अंदर कितना बदलाव लेकर आता है। और जो रिड्यू देते हैं वो पहली वाली शीट से ज्यादा खराब होती है। हमारे ऐसी कोई ब्रांच है जहाँ पैसा स्कोप नहीं है तो वहां पर खुद और पैसा खुद स्कोप क्रिएट करो ना, आपको कौन मना करता है। Hello everyone. Finally, the most awaited topic. आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज है, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस कौन से लेने हैं, कौन सी एंट्रेंसेस देनी है। आई रिसीव सो मेनी क्वेश्चंस बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ना ही मैं इन चीजों का अपडेट लेती हूँ। सो सोचा लेट्स कॉल एन एक्सपर्ट on our channel. And here we are welcoming Sachin Prachabat, who is also a fourth year architecture student. The best part about him is that he is a YouTube content creator. You must have seen him on YouTube. Sachin makes education related content for higher secondary and college students. Sachin खुद एक college student है and he works as a freelancer video editor. He also gives tips and tricks with all updates regarding JEE and NATA एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। As I said, he is a fourth year architectural student studying at MBM University, जोधपुर, राजस्थान. I welcome you, Sachin. अगर मैंने आपका इंट्रोडक्शन कम दे दिया है, प्लीज ऐड ऑन टू इट इफ देयर इज एनी एरर. बहुत बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना तो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ। बट आई थिंक थैंक यू सो मच प्रांजल, जो कि इतना अच्छा वेलकम और इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे आकर। और एक्चुअली में क्या है कि सर जब कोई इनवाइट करता है पॉडकास्ट इंटरव्यूज के लिए तो मतलब काफी अच्छा लगता है कि अपना जो नॉलेज जितना अपने सीख रहे हैं, जितना सीख रहे हैं लोगों को सिखा रहे हैं, तो जितना जाएगा लोगों के पास पहुंचेगा। तो अपना तो एक रूल है कि भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही चीज है। तो जितना हो सकता है लोगों को ज्ञान दो और बांटने से बढ़ेगा तो बेस्ट है, लोगों का भला हो जाए तो अच्छा ही है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम. So let's get started with our main मुद्दा. तो थोड़ा आपके बारे में जानते हैं सचिन. What inspired you to get into architecture and what inspired you to start your YouTube channel? और let's share knowledge with this motto, क्योंकि आपका YouTube का about description भी यही कहता है. यस तो एक्चुअली में क्या है कि इस क्वेश्चन का तो आंसर सब जने पूछते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या चीजें जो इंस्पायर करती है आर्किटेक्चर आने के लिए। और हमारे जैसे जब कॉलेज में एडमिशन होते तब भी जो है स्टूडेंट से यही पहली चीज पूछी गई थी बाकी कि आर्किटेक्चर क्यों ली, आर्किटेक्चर क्यों ली। तो सीनियर्स पूछते हैं तो कॉलेज में ही पूछते हैं आर्किटेक्चर क्यों ली। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सल एक क्वेश्चन बन गया है कि, और इसका आंसर तो यूनिवर्सली ही बोलते हैं कि सब ठीक है, मेरे को कुछ नहीं मिला तो आर्किटेक्चर ले ली, कुछ नहीं मिला तो आर्किटेक्चर ले ली। तो अपना तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा था फॉर आईआईटी जेई, तो उसके लिए मेरे पास मैंने जेई मेंस एडवांस सब कुछ एग्जाम क्लियर किए थे। बट लेकिन कुछ मार्क्स रहने के कारण उसके बाद जो मुझे आर्किटेक्चर के अंदर आईआईटी जेई एडवांस के हिसाब से कोई दूसरे कॉलेजेस दूसरी ब्रांच मिली थी जो मुझे चाहिए नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं था मेरे को वहाँ पर। तो उसके बाद जो है फाइनली फिर पेरेंट्स वगैरह और सबने घर वालों ने भी सोचा कि क्या चीज बेटर हो सकती है और क्या ऐसी कोई चीज ऐसी कोई ब्रांच जहाँ पर इंटरेस्ट भी हो और फ्यूचर में ज्यादा स्कोप हो। तो आर्किटेक्चर एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, तो मेरे हिसाब से ठीक है इसको परस्यू कर सकते हैं। ऐसा करके आर्किटेक्चर के अंदर एंट्री हुई और अच्छा लगता है। और कभी कभी जब स्टार्टिंग में जब एंट्री हुई आर्किटेक्चर के अंदर तब तो सब नेगेटिव नेगेटिव सब बातें सुनने को मिलती थी कि ऐसा है पैसा नहीं है, वो तो खैर अभी भी सुनने को मिलती है। और अभी भी जो है लोगों के दिमाग में बहुत ऐसी बातें होती है कि पैसा नहीं है, वो नहीं है, स्कोप नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई ब्रांच है जहाँ पैसा है स्कोप नहीं है तो वहां पर खुद और पैसा खुद स्कोप क्रिएट करो ना, उसका आपको कौन मना करता है। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो खुद को ही पैसा और खुद को स्कोप बनाना पड़ता है। ऐसी कोई ब्रांच नहीं जहाँ पर स्कोप ऑलरेडी हो। आज कंप्यूटर साइंस ले लो तो कंप्यूटर साइंस के अंदर कितनी भीड़ है, कितने लाखों लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं और सबको तो नौकरी मिलने वाली है नहीं। ऊपर के क्रीम क्रीम स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगी, तो बात वो चीज है।
तो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, अपने आप को डालना बहुत जरूरी है। तो वही चीज है मेरे को इंस्पायर करती है यहाँ पर, और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक वैल्यू ऐड करते हैं कि कैसा कैसे इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के लिए करूँ, चाहे कुछ आर्किटेक्ट्स के लिए कैसे भी करके दूँ, एजुकेशन के माध्यम से दूँ, चाहे कुछ भी करके दूँ। बिकॉज मेरा तो एक है कि एक ही ऐसी चीज है जो आपको पूरी दुनिया को कुछ भी चेंजेस लाना है, तो वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू आप कुछ भी बड़ा चेंज लेकर आ सकते हो इस पूरे दुनिया में, कुछ भी करो आप। एजुकेशन एक मात्र ऐसा हथियार है। तो उसके हिसाब से जो बहुत ऐसा रहता है, बाकी इतना ही है। एब्सोल्युटली अग्रीड सचिन। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस में ये बातें सुनी है, एंड आप जो वर्ड यूज करते हो हथियार, योद्धा, आई मीन इट रियली एम्पावर्स। सो हैट्स ऑफ टू यू। ओके। अरे इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स को एक लगना चाहिए कि मतलब एक्चुअली में क्या है ना कि जब तक हम सिंपल ऐसे नॉर्मली बोलते हैं तो स्टूडेंट्स को अंदर से फील नहीं आता। तो उस हिसाब से फील लेकर आने के लिए कुछ अंदर से एक अंदर आवाज वहां तक पहुंचे, दिल तक पहुंचाने के लिए चीजों का बहुत वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करेक्ट, अग्रीड अग्रीड। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the key subjects or streams that students should consider in junior college if they want to pursue a career in architecture? स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आई थिंक मतलब कि से साइंस मैथ्स ही मतलब मेनली रहता है। बाकी स्टूडेंट्स अधिकतर देखे तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब चीज रहता है। तो बाकी रह के तो मैथमेटिक्स में बोलता हूँ कि अगर आपका बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, अगर आप वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि क्लास 10 के हिसाब से भी देखते हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट है, क्लास 9 10 के मार्क्स देखेंगे, वो सब देखेंगे। मेरे ख्याल से वो शायद इतना कुछ मैटर नहीं करता आपको कितना पहले पहले कितने मार्क्स, आगे कितने मार्क्स, आप क्या फील्ड में जाना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि पहले कंप्यूटर 11 12 के अंदर ऑप्शनल नहीं लेते, उसके बाद सोचते हैं कि वो Hmm. कंप्यूटर ले लेंगे और कंप्यूटर साइंस के अच्छा खासा करोड़ों के प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर वही चीज रहती है, बाकी प्लेसमेंट्स और वो आर्किटेक्चर के अंदर इतना प्लेसमेंट का भी सीन नहीं रहता। हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, वो सब चीज नहीं है। तो वो सब चीजें भी बातें बहुत सारी है। खैर आने वाले समय के अंदर आगे इसके टॉपिक के ऊपर बात अच्छे डिटेल में करेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर। तो बाकी यही चीज रहता है सब्जेक्ट्स के अंदर। तो बाकी आपका इंटरेस्ट है तो आर्किटेक्चर के अंदर जरूर आपको आना चाहिए। और ऐसा कुछ बोलते हैं कि आर्किटेक्चर में डिजाइन पार्ट बहुत होता है, हमको डिजाइन को तो अच्छी अंडरस्टैंड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ड्राइंग, आपकी जो स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूँ कि आपकी ड्राइंग स्केचिंग अच्छी हो, आपने 11 12 के अंदर कुछ डिजाइनिंग पार्ट पढ़ा हो तो ही आप आओ, ऐसा कुछ नहीं है। Right. मतलब साइंस मैथ्स अगर बेसिक पढ़ लिए अगर तो भी आप आ गए तो भी आप अच्छा खासा यहाँ पर फाड़ के रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो चीज अपने ऊपर क्या डिपेंड करता है, बाकी चीजें। परफेक्ट, अग्रीड। तो अगर कोई 11th 12th की स्टूडेंट है, तो इफ बाय मिस्टेक दे हैव चोजन आर्ट्स और कॉमर्स, तो क्या वो आर्किटेक्चर में आ सकते हैं अगर माइंड चेंज हुआ नहीं नहीं, बाद में तो? नहीं आर्किटेक्चर के लिए आपको साइंस मैथ्स ही लेना पड़ेगा। ओनली आर्ट्स और कॉमर्स के हिसाब से आर्किटेक्चर के अंदर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है जहाँ पर आर्ट्स स्टूडेंट्स, और पहले हुआ करता था जहाँ कुछ आर्ट्स स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते थे कुछ सालों पहले। पर लेकिन उसके बाद परफेक्टली इसको चेंज करके ओनली साइंस और मैथ्स को ही दे दिया गया, जो कि अच्छा है। क्योंकि साइंस में मैथ्स एक क्या है कि पर्टिकुलर एक रहता है कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ही आएंगे। बिकॉज फिर क्या है कि एक साइंस मैथ्स वाला एक ही क्लास में बैठा है और एक क्लास में उसके पास बगल में आर्ट्स वाला बैठा है, तो दोनों की बनती नहीं है। तो वो सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर एक सब्जेक्ट का एक स्ट्रीम का स्टूडेंट हो तो बेस्ट रहता है। उसके अलावा क्या है कि बाकी अगर आप चाहो तो इसे क्लास 11 के अंदर अपने आर्ट्स और कॉमर्स, जिसके बाद अगर आपने 11 के अंदर सोच लिया कि मुझे आर्किटेक्चर करनी है, बट लेकिन आपने 12th में एंट्री मार रहे हो, तो आप 12th के अंदर ही अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो, साइंस मैथ्स पर आ जाओ। ये आप जरूर कर सकते हो। बट ये है कि उसको थोड़ा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि साइंस मैथ्स के अंदर 11th जो नहीं पढ़ता उसको अगर 12th पे हम्म। मैथ्स और साइंस ले रहा है तो उसको थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज थोड़ा हार्ड पड़ेगा सब्जेक्ट। एक साल में फिर उसको 2 साल का कवर करना पड़ता है, जेई एग्जाम भी देना पड़ता है, नाटा वगैरह, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस रहता है। तो ये थोड़ी दिक्कत रहती करेक्ट। तो अभी अगर 12th आर्ट्स या कॉमर्स से ग्रेजुएट हुआ है, ओके, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अभी बना रही हूँ, बट आई हैव रिसीव्ड सच मैसेजेस और मुझे जेन्युइनली इसका सोल्यूशन नहीं पता, तो यू प्लीज गिव योर थॉट्स ऑन दिस। ये हो गया जूनियर कॉलेज आर्ट्स या कॉमर्स से, नहीं अब तो आर्किटेक्चर करना है, तो हैव सीन लोग डिप्लोमा करते हैं और फिर डिप्लोमा के बाद 5 साल के डिग्री में आते, बट आर्ट्स और कॉमर्स में जूनियर कॉलेज किया है, तो इज दैट फाइन? या अगर करना ही है तो उसको कुछ ऑल्टरनेटिव है, जूनियर कॉलेज रिपीट करना पड़ेगा, या व्हाट इज द सोल्यूशन, इसको कैसे टैकल करना है? देखो, अगर आपने कर भी है तो आपको डिप्लोमा आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के अंदर करना पड़ेगा, या फिर आप सिविल सिविल के अंदर अगर डिप्लोमा कर रही है, दो चीज रहती है, या तो आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप या फिर सिविल, इन दोनों के अंदर आप डिप्लोमा कर लिया है तो जरूर आपको जो है एडमिशन वहां पर बीआर के अंदर आप एलिजिबल हो सकते हो। उसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन 11 के ओनली आर्ट्स और कॉमर्स के ऊपर डायरेक्ट आप इस फील्ड में आना नहीं आ सकते हो, ये चीज। नो नो सोल्यूशन टू दिस अभी तक?
दोनों। अब मतलब डिप्लोमा के अंदर आपको दो कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी के अंदर ही आपको जो है आपको डिप्लोमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। हर चीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे अपन नीट की बात करते हैं तो नीट के अंदर फिर करेक्ट। मैथ्स वाला नहीं दे सकता, ओनली आपको बायो लेनी पड़ेगी, तो हर चीज का एलिजिबिलिटी हम्म। क्राइटेरिया है। और आई थिंक आजकल तो स्टूडेंट्स ऐसा बहुत पहले से ही सोच लेते हैं, ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में अगर कुछ मूड बनाते हैं, कुछ हो सकता है कि हाँ ऑप्शन मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स पहले से ही ये चीज कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रेट। तो फिर सचिन कैसे है अभी? इवन आई विल बी एंटरिंग फोर्थ ईयर। सो ऐसे लगा यार, जो 11th 12th में पढ़ा है ना, जो भी आर्किटेक्चर में रिक्वायर्ड है, इन दोनों चीजों में बहुत गैप है। और ऐसे लगा कि यार इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया। आई मीन डेफिनेटली साइंस से जो भी पढ़ा पीसीएम में, मैथ्स में, थोड़ा बहुत यूजफुल लगा। बट देन ऐसे भी लगा कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ये पोर्शन, इज दिस रेलेवेंट या कुछ चेंजेस होने चाहिए इसमें इन ऑर्डर टू रीडिफाइन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर आर्किटेक्चर एग्जाम्स? ये क्वेश्चन तो मेरे मन में भी स्टार्टिंग में आया था जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था कि क्या चल रहा है, मतलब क्लास 11 12 के अंदर क्या पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, और क्या चल रहा है, मतलब क्या माँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी एंड ऑल, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड ये सब पढ़ कर आए, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आके कौन सा स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा क्या है, कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल, आपको पेंसिल पकड़ा दी, शीट पकड़ा दी और बोल दी जाए कि आप एबीसीडी लिखो, लाइन खींचो और डालो, नहीं ये हो क्या रहा है। तो वही चीज यहाँ पर रहती है। तो ये बिल्कुल सिस्टम में चाहता हूँ कि वैसे अब देखें तो आपको पता ही, वैसे एआई का भी जमाना आ रहा है और धीरे धीरे कितना सिस्टम मतलब एडवांस होता जा रहा है। तो उसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर अब पेंसिल और स्केचिंग का इतना ज्यादा रोल उतना नहीं रहेगा जितना कुछ 15 साल 20 साल पहले हुआ करता था, उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन किया गया था। एक्चुअली लेकिन आर्किटेक्चर के अंदर पहले देखिए जब इसको डिजाइन किया जा रहा था सिस्टम को, तो उस हिसाब से सोच कर डिजाइन किया गया था कि सर ठीक है, उस समय इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर का नहीं था नॉलेज, पहले थर्ड ईयर तक आपको पूरा पेंसिल वर्क काम होता था, उसके बाद हम्म। फोर्थ फिफ्थ ईयर में कहीं जाकर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे। वो भी इतना ज्यादा कुछ कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल लैपटॉप पे भी छोटा मोटा काम किया जाता था, ऑटोकैड बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर था। तो वो सब चीजें यहाँ पर क्या है कि अब सिस्टम में बहुत चेंजेस और बदलाव करने की जरूरत है। वैसे हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो भी अभी लागू हो गई है इस साल से, तो वहां पर देखें तो अब 10th बोर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अब 10th बोर्ड हो गए नहीं, आपको 10th बोर्ड, आप सीधा 12th बोर्ड होगा। तो हाँ। ऐसे के अंदर क्या है कि इसके अंदर फिर सब्जेक्ट आप पहले से ही स्टूडेंट्स को पता चल जाता है मुझे कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है, और आप पहले से 8 9 10 से ही वो उन चीजों की क्या प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हो रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, और मैं तो चाहता हूँ आर्किटेक्चर के अंदर भी लगी हाथ चीजें हो जानी चाहिए, और कॉलेज का भी सिस्टम चेंज होना चाहिए, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि काम ही नहीं आ रहे उनको हटाकर सब्जेक्ट की करेक्ट। नीड है, डिमांड है, उनको एंट्री मारनी चाहिए और उनको लेकर आना चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये तो मैं बहुत पहले ही एक पॉडकास्ट के अंदर बात कर चुके थे, बट लेकिन सिस्टम को समझाना जो है वही बराबर बात है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। Exactly. And you know what, Sachin, I started working part time since second year, okay? और मैंने बहुत लोगों के साथ बात भी की है जिन्होंने पार्ट टाइम काम शुरू किया था उनके कॉलेज डेज में, एंड दे रेकमेंड कि इसे कंपलसरी करना चाहिए। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स हटाने चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। एंड आई थिंक 5 years इज टू लॉन्ग। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो ना भी रखे ना तो भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। सो उसके हिसाब से मे बी ट्रेनिंग पीरियड जो है इंटर्नशिप का उसको बढ़ा सकते हैं, या वी कैन मेक इंटर्नशिप एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? ऐसे कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब उनको इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता, और जस्ट एक पास करने के लिए रख रहे हैं कि आपको बस पास करना और आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे। यार तो पास करना है, नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे तो वो से वैसे ही इंसान चला ही जाएगा। पर लेकिन क्या है कि इन सब सब्जेक्ट को रखकर स्टूडेंट्स का फालतू स्ट्रेस बढ़ाना है, उसको काम भी बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी काम बहुत ज्यादा होता है। अब इन सब्जेक्ट्स के अलग आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सब काम करना, वो ज्यादा नीड नहीं है, काम नहीं है, बस आपको काम के लिए आप कर रहे हो इन सब चीजों को। तो वो वही ना कि बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा एक बहुत ज्यादा इकट्ठा कर देता है चीजों को, और इतना कोई काम नहीं है। बाकी इंटेंसिव की जब बात करते हैं डेफिनेटली बात है, जब प्रैक्टिकल फील्ड ही ज्यादा, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर ज्यादा चल रहे थे, तो ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा लेकर आए, ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज ज्यादा है। इंटर्नशिप वगैरह होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इंटर्नशिप से किसी किसी कॉलेज में 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो उसको 4 मंथ से बढ़ाकर 6 महीना कर दिया जाए, 6 मंथ, जैसे हमारे कॉलेज में 6 मंथ इंटर्नशिप होती है। ठीक हम्म। है, तो आई थिंक ये इनफ है 6 मंथ इंटर्नशिप। तो ऐसा करके कुछ कुछ चीजों को बढ़ा दिया जा सकता है, कुछ कुछ चीजों को घटाकर थोड़ा सा सिस्टम में चेंजेस किए जा सकते हैं डेफिनेटली। Agreed, agreed. So, Sachin, could you provide an overview of the entrance exams that aspiring architects need to prepare in India? What are some important details about these exams? अभी इन चीजों के बारे में और डिटेल में जानते हैं आपसे।
डेफिनेटली ये दो तरह की मेनली एग्जाम यहाँ पर है। तो हमारे पास जेई मेंस पेपर 2 हो गया, जिसके अंदर पार्ट 2A और 2B आता है, बी आर्क एंड बी प्लानिंग। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बी आर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पर साथ साथ के अंदर वो बी प्लानिंग का भी एग्जाम दे देते हैं। ठीक है। तो बी प्लानिंग के अंदर एक्चुअली क्या है कि थोड़ा प्लानिंग का थोड़ा डिजाइन थोड़ा पार्ट ज्यादा आया था वहाँ पर, तो उसमें एज ऑप्शन लेकर साथ में चलते, तो जेई को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पेपर 1 जो कि बीटेक के लिए हो गया, और 2A के अंदर 2A एंड 2B, दैट इज बी आर्क एंड बी प्लानिंग। एंड बी जो 2A पार्ट है बी आर्क, दैट इज परफेक्टली फॉर आर्किटेक्चर, एंड 2B इज परफेक्टली फॉर बी प्लानिंग। आर्किटेक्चर के लिए पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक और आ जाता है जो कि है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की ओर से, जो कि नाटा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। अब नाटा एग्जाम ऐसा है कि अब आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं कि आप नाटा दो चाहे जेई दो। अब यही कहानी चक्रों के अंदर स्टूडेंट्स यही फंस जाता है कि जेई दो या नाटा दो, क्या ये कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन से कॉलेज में क्या एक्सेप्ट किया जाता है, कौन से नहीं किया जाता। हम्म। ये हर साल का है, ये हर साल का है, और इसके ऊपर कोई क्लैरिटी परफेक्टली 100% कोई नोटिस टाइम पे नहीं निकाले जाते जहां पर स्टूडेंट्स को ये पता चले कि मुझे ये एग्जाम देना है या मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे इस कॉलेज में जाने कौन सा एग्जाम देना है। एटलीस्ट कम से कम एक साल पहले जो ड्रॉप करता है, कोई ड्रॉपर है, कोई 12th के बाद प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मुझे किस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। आगे जाके पता चला उसने नाटक एग्जाम को पूरे साल टारगेट किया और जामिया के अंदर जेई एग्जाम मांग लिया और उसको जाना था जामिया के अंदर, तो सब काम ही उल्टा हो जाता है। तो हर एक स्टूडेंट्स के पहले ये चीज पता हो, तो उससे पहले क्या है कि पूरे सिस्टम को पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तो एक नोटिस पहले निकाल देने चाहिए कि क्या चीज हो और क्या चीज नहीं हो, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन ना हो। बाकी मेनली अगर बात करें तो मोटा मोटा दो एग्जाम है, जेई मेंस एंड नाटा, जिससे आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस मिलता है। इन दो ही एग्जाम के इर्द गिर्द ही पूरी पूरी कहानी घूमती है। और किसी कॉलेजेस के अंदर मोस्टली के अंदर नाटा एग्जाम एक्सेप्ट कर देते हैं, मोस्टली के अंदर कुछ कुछ के अंदर जेई है। और जैसे हम जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एसपी कॉलेज हो गए, जो कि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इंडिया के, एसपी है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा, ये तीन कॉलेजेस हैं। तो एसपीए विजय भोपाल, विजयवाड़ा और बाकी एनआईटी जितने भी टॉप एनआईटीज हैं, कुल मिलाकर 9 एनआईटीज के अंदर आर्किटेक्चर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और कुल मिलाकर 3 अदर जीएफटी है ये। टोटल मिलाकर 16 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो 16 कॉलेजेस के अंदर परफेक्टली जेईई पेपर नंबर 2 का स्कोर एक्सेप्ट होता है। ये कहानी पूरी क्लियर। तो इसके स्टूडेंट्स को क्या पहले रहता है कि मुझे टारगेट, मुझे अगर एसपी जाना, एनआईटी जाना, तो मेरे को जेईई पेपर 2 की प्रिपेयर करना है, बस बात खत्म। उसके अंदर कोई नाटा बीच में कहीं नहीं आ रहा है। इन 16 कॉलेज के अलावा बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन भरा पड़ा है। अब कोई किस साल नाटा ले लिया, कोई किसी ने जेई ले लिया। अब जामिया के अंदर पिछले साल नाटा लिया गया, उससे पहले जेई मेंस लिया गया, उससे पहले फिर वापस नाटा लिया गया था। तो स्टूडेंट्स के क्या समझे, ऑल्टरनेट चले या इस बार क्या समझाएगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो यही है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए कुछ ना कुछ इनके लिए भी यार बहुत ज्यादा करना जरूरी है, ताकि ये जो चीजें स्टूडेंट्स को पता रहे। बाकी इस एग्जाम के थ्रू जो आराम से स्टूडेंट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और आफ्टर क्लास 12th के बाद, और आप 12th के एक साल बाद तक जो है, कुल मिलाकर आपको दो चांस मिलते हैं जेई मेंस के 12th के बाद। और नाटक के अंदर ऐसा कोई चांस नहीं, नाटक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नाटक के अंदर आप कितने भी बोलिए, आप 12th आपने चाहे बी आर पास कर लियो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर लियो, उसके बाद भी नाटक एग्जाम दे सकते हो अगर आपको फिर से आर्किटेक्चर माना है तो नाटक एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपको 2 साल, 3, 4 या 3, 5 साल 5 चांस मिलेंगे, 6 चांस, ऐसा कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े कितने मेरे जानने वाले कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, तो वो एग्जाम फिर से मतलब कोई नाटक देने की सोचता है, कोई कुछ जिन्होंने ओके। डिप्लोमा किया है तो फिर से नाटक एग्जाम देने की सोचता है, तो वो फिर से प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ऐसे ऐसे ही बहुत सारे जो देखे गए हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक परफेक्टली एक मिनिमम एज क्राइटेरिया, कुछ लिमिट रहनी चाहिए, ताकि कंपटीशन इतना ना बढ़े। क्योंकि ऑलरेडी जो है कंपटीशन, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 12th एंड 12th के बाद वाले, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जैसे जेई की बात करो, जेई के अंदर परफेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल बना दिया गया है कि आपको क्लास 12th के अंदर 75% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके 75% नहीं थे तो आधे जनों तो वैसे ही छट गए, जिसके 75% नहीं थे, तो बच्चे 75% से ऊपर वाले, उसके अंदर 75% से जो ऊपर होता है वो कितने ही आर्किटेक्चर कर लेंगे। उसके अधिकतर तो क्या बीटेक के अंदर एंट्री मारती है, क्योंकि उनके परसेंटेज अच्छे हैं, 80-90 वाले होंगे तो उनके परसेंटेज अच्छे होंगे। तो आर्किटेक्चर अधिकतर कर रहे हो 75, 60, 50 वाले करते हैं। तो इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम करने का भी था इस बार, पर वो भी इस बार हुआ नहीं। तो इस बार भी कितनी रिक्वेस्ट की गई कि आपको 75 से 50 करो, 50 को कुछ 45 करो, वो भी नहीं किया गया। बाकी अगर नाटक के अंदर देखते हो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको 50% जाना कंपलसरी है। तो उसमें देखें तो वहां पर भी क्या ऐसी चीज होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 50% ना होकर 49, 48% दिए, तो वो रह जाते हैं। तो ऐसा बहुत मेल जोल है इसमें। तो यही है मेनली इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें दो एग्जाम आपको रहते हैं। Okay. ऑल राइट। थैंक यू सो मच। आई मीन आपने इतना एलॉबरेट, डिटेल्ड और पूरे दिल से एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप जिनको भी डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि की क्राइटेरियाज क्या है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट इफ यू थिंक यू हैव टू ऐड समथिंग, आप ऐड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स
अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कॉलेज अकॉर्डिंग टू यू? देखो, कब कॉलेज की बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या है, ये भी अपना बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आर्किटेक्चर के अंदर कॉलेज मैटर करता है नहीं करता है, कितना हम्म। करता है, और कितना क्या टॉप कॉलेज में जाना है तो क्या क्या आपको क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखो, क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसा कि नाटक के अंदर आपसे 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 200 के अंदर से कोई 140 150 के ऊपर भी लेकर आया था, 150 के अप्रोक्स आसपास, तो भी क्या है कि वो अच्छा खासा एक कॉलेज को एंट्री मार जाता है, उसके अंदर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और नाटा के अंदर 140 150 तक अप्रोक्स स्कोर करना 200 के अंदर से ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई 3 महीने से भी प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली, 2 या 3 महीने से, तो भी वो इजीली स्कोर कर सकता है। और अगर जेई की बात करें तो जेई के अंदर से 16 कॉलेजेस थे जो कि सेंट्रली गवर्नमेंट के अंदर थे, तो उनके अंदर तो आपको अच्छे खासे जो 98 99 परसेंटाइल को चाहिए होंगे, तो वहां पर आप अच्छे से एंट्री मार सकते हो। बाकी जितने भी दूसरे स्टेट कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर लो स्कोर से भी काम चल जाता है। तो टॉप स्कोर के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर ऐसा कुछ ये स्कोर लगभग अप्रोक्सीमेटली रहता है, ये कुछ डाटा रहता है। आप ये बोल सकते हैं कि अच्छे कॉलेजेस का डेफिनेशन मतलब क्या रहता है, एंड क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल XYZ अच्छे कॉलेज से है, ओके, जो टॉप कॉलेज हम मानते हैं इंडिया का, और दूसरा मतलब कोई लोकल कॉलेज से है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एजुकेशन? टू बी फ्रैंक, आई डोंट बिलीव कि कॉलेजेस मैटर करते हैं, बट व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? देखो, ऐसा क्या है कि कॉलेज के अंदर ऐसा है कि एक तो देख हम 3 कॉलेज, एक तो होगा आईआईटी, ठीक है, आईआईटी एनआईटी को रख लेते हैं एक तरफ, जिसमें आईआईटी और एसपीए कॉलेजेस भी आ गया, आईआईटी एनआईटी एसपीए कॉलेजेस, ठीक है। एक कॉलेज हो गया कुछ दूसरे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया, सेकंड नंबर का कुछ हो गया, और एक नंबर थर्ड हो गया जो प्राइवेट कॉलेजेस। अभी 3 तरह की कैटेगरी है। तो टॉप कॉलेज हो गए सेंट्रल वाले, आईआईटी एनआईटी एसपीए, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक हो गया नीचे प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर क्या, सबसे पहले 2 से 3 चीजें हैं जो यहाँ पर तीनों को यहाँ पर क्या डिफरेंशिएट कर रहा है। पहले बात करते हैं फीस। अब आप जितने ऊपर जाओगे टॉप कॉलेज में जा रहे हो तो डेफिनेटली बात है फीस बहुत कम लगेगी। और ऐसे कोई कैटेगरी से आ रहा है, एससी एसटी कैटेगरी, तो वहां पर एनआईटी आईआईटी के अंदर तो उनकी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए फीस भी नहीं होती, वो लोग फ्री में पढ़ते हैं, उनके लिए मतलब हम्म। एकेडमिक को ट्यूशन फीस वगैरह नहीं होती, बाकी दूसरे चार्जेस होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे तो फीस जो है वो 60,000 1 लाख के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा साल का। पर लेकिन आप प्राइवेट के अंदर आओगे तो फिर आपको 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर आप आर्किटेक्चर पूरा कोर्स एक साल का निकालोगे। तो ये पहला तो डिफरेंस हो गया। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर क्या है कि पहला जो मेजर चीज होती है वो फैकल्टी। आजकल फैकल्टी की बहुत ज्यादा मारामारी है। अगर टीचर फैकल्टी की देखे तो गवर्नमेंट के अंदर देखे तो फैकल्टी ठीक फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है, पर लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आओगे तो वहां पर क्या, एक फैकल्टी दो तीन तीन पांच पांच सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो पांच पांच हम्म। 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्लास में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो वहाँ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा हो जाता है कि मैं किस कॉलेज में हूँ, मैं किस कॉलेज में, कॉलेज अच्छा है या नहीं है। तो ये सब चीज का देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर कितने मतलब फैकल्टी प्रॉपर है या नहीं है। और उनका एक आता है कि नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एसपीए कॉलेजेस ले लोगे तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा, पर लेकिन प्राइवेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, पर लेकिन वो फीस के हिसाब से वो देखें तो वो फीस आप उतनी दे ही रहे हो, तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे कुछ अच्छा मिलना ही है आपको। पर प्लेसमेंट देखिए, मेजरली प्लेसमेंट की बात होती है तो आपको प्राइवेट के अंदर इतना ज्यादा प्लेसमेंट तो क्या बिल्कुल जीरो प्लेसमेंट ही मिलेगा। फॉर आर्किटेक्चर की स्पेशली बात करूँ तो वहां पर इतना ज्यादा प्लेसमेंट का सीन कोई रहता ही नहीं है। गवर्नमेंट या फिर टॉप कॉलेजेस कुछ देखें, आईआईटी एनआईटी एसपी, तो वहां पर कुछ आपको जरूर प्लेसमेंट के चांसेस मिल जाते हैं। तो ये एक जो गवर्नमेंट प्राइवेट इन डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को इन सब चीजों को देखकर ही कॉलेज को चूज करना चाहिए। तो ये परफेक्टली डेफिनेशन हो सकती है कि क्या कॉलेज को चूज करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। और मेनली अगर बात करें तो एक कॉलेज, एक स्टूडेंट सोचता भी कि मैं मान लूं लेट से मुझे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और एक लेट से आईआईटी है और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ छोटा सा कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट है, और एक आईआईटी बहुत बड़ा कॉलेज है। अब मुझे दोनों में है तो मैं इस वाले के अंदर जा रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं आईआईटी के अंदर क्यों जाऊँ अगर उसके अंदर प्लेसमेंट मान लो नहीं है, और मेरे इस वाले के अंदर प्लेसमेंट है तो मैं आईआईटी के अंदर क्यों जाऊँ। तो देखो, होती ये बात है कि जितने आप टॉप कॉलेज के अंदर जा रहे हो, आप लेट्स से एसपी दिल्ली में जा रहे हो, आईआईटी के अंदर जा रहे हो, तो वहां पर आपका टैग बहुत मैटर करता है। आपके पास आईआईटी का टैग है, आपके पास एसपी दिल्ली का टैग है, आप लेट्स से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्यूचर में किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ ये बंदा ये पर्टिकुलर लड़की आईआईटी से या फिर एसपी दिल्ली से, एसपी विजयवाड़ा से, एसपी भोपाल से, कुछ एनआईटी से, मतलब इसके अंदर इनिशियल डेज के अंदर इसने कुछ मेहनत करी है, उसके बाद वहां तक ये लड़की या ये लड़का पहुंचा है। तो हम्म। ऑलरेडी मतलब ये मेहनतू है, ये चीज उसको डेफिनेशन एक ऑलरेडी उसके ऊपर सेट कर दिया जाता है कि हाँ आईआईटी के अंदर मतलब जे एडवांस वगैरह इसने एग्जाम क्लियर किया है, ऑलरेडी मेहनती है, उसके बाद वहां पहुंचा है, ऐसा नहीं। तो एक टैग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है प्लेसमेंट के अलावा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर कॉलेज इतना अच्छा हो, जितना बड़ा कॉलेज हो, तो उसके अंदर जरूर आपको जाना चाहिए। और एक कॉलेज में जाने के बाद आपके पास 100 रास्ते और खुलते हैं। ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर ले ली तो आर्किटेक्चर ही है। आज ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे जो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आर्किटेक्चर तो ली, आईआईटी के अंदर चली भी गए, पर लेकिन उन्होंने प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस से ले लिया, प्लेसमेंट सिविल से ले लिया, प्लेसमेंट दूसरी ब्रांचेस से ले लिया। तो ये भी चीज होती है, ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्ट आर्किटेक्चर ले ली तो वही करना है। डिसीजन लाइफ में चेंज हो सकते हैं और डिसीजन चेंज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक डिसीजन पर अटक गए तो आपको डिसीजन वो 5 साल तक वही डिसीजन चल रहा है, नहीं।
ये आपकी सोच के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आपने स्टार्टिंग आर्किटेक्चर लिया, ठीक है, पर अंदर जाके पता चल रहा है कि यार ठीक है, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है, दूसरी फील्ड में मैं कुछ अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, कुछ बेहतर फाड़ सकता हूँ, तो आप बिल्कुल उस हिसाब से अपना डिसीजन लें, क्योंकि करियर आपका, लाइफ आपकी, तो आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें रहती What are some common misconceptions or myths about studying architecture that we often come across, and how would you debunk them? है। यार मिसकंसेप्शन और देखिए मैथ्स तो बहुत सारे आर्किटेक्चर के अंदर, कि सबसे पहले तो अपन ने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी इसके पॉडकास्ट के, कि वही सब चीजें की स्कोप वगैरह एंड ऑल, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि, है ना, जस्ट लाइक आर्किटेक्चर है कि रूबिक क्यूब की तरह, रूबिक क्यूब देख रहे हो, कलर सब तरह के इसके अंदर है, ठीक है, सब तरह के कलर्स इंक्लूडेड है, पर देर है बस इनको जमाने की। इनको जमाने वाला इंसान चाहिए बस, जिसने इसको जमा लिया वो खेल गया बस। तो चीजें वही है। मैं तो चाहता हूँ कि आज ठीक है, हम एंट्री मारने से पहले जरूर हम देखते हैं कि कौन सा फील्ड क्या है, कितना इसके अंदर स्कोप है। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो उसमें कितना स्कोप है, कितना स्कोप है, कितना नहीं है, हर चीज देखते हैं, और बिल्कुल देखना भी चाहिए। बिना स्कोप देखे तो हम किसी फील्ड में क्या देखें, और हमारे कितना इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपको क्या आता है और मार्केट क्या चाहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो डेफिनेटली काम हो जाता है। ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आप आर्किटेक्चर में आ भी हो, तो ये देखो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज नहीं है, आज एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक पहुंचता है तो अच्छा खासा उसका थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे हाथ बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फोटोशॉप। अब जब फोटोशॉप आपको आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं फ्रीलैंसिंग करके। एक ग्राफिक डिजाइनर है अपने आप के अंदर, अगर जिसको बहुत बढ़िया फोटोशॉप आता है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग करके इतना कुछ अर्निंग कर सकता है, शायद वो उसकी 5 साल बाद वो जॉब लगेगी उससे दुगुना या 5 गुना उस ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्न कर सकता है। पर लेकिन ऐसा कोई इतना एफर्ट ही नहीं मारता, क्योंकि वही रह जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं मैनेज करवा, ऐसा सब। बाकी अगर पॉसिबल करें तो टाइम को मैनेज किया जा सकता है, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मुझे भी लगता था कि टाइम मैनेज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर लेकिन चीजों का ऐसे कुछ कुछ 4 से 5 बातें हैं, तो अगर फॉलो करें स्टेप्स है कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का, जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम है आर्किटेक्चर का एक, ये टाइम मैनेजमेंट का एक एल्गोरिथम है, वो फॉलो करें तो बिल्कुल टाइम को मैनेज किया जा सकता है, उसकी बड़ी बात नहीं है। तो वो सब चीज करना है। तो ये सब चीज क्या है ना, कि मिसकंसेप्शन डेवलप ही इसलिए बिकॉज हमने ऐसा कुछ देखें तो जिसने ओनली आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बन चुके हैं, जिसने कर ली वीआर, तो उन लोगों ने एक ही पाथ फॉलो किया। मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आज के जमाने में आपके पास 1000 पाथ है, 1000 रास्ते हैं, तो आप एक के ऊपर क्यों चल रहे हो, आप 1000 के ऊपर चलो ना, अलग अलग चीज देखो, आप कहाँ फिट बैठ रहे हो उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ो। आपको कौन कह रहा है कि आप ओनली एक चलते जाओ, जहां पर भीड़ चल रही है वहां चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ये कौन कह रहा है। आज का जमाना चेंज हो रहा है, जैसे आपने बोला एआई आ रहा है, तो चीजें कितनी बड़ी, कितनी बदलाव हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपन को भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अपने हिसाब से कितने चीजें आ रही है जहां पर आप फिट बैठ रहे हो, आप कितनी चीजें, आप कितने प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कितनी पीपीटी वगैरह बनाते हैं, कितना कंटेंट अपन गूगल से लेकर कॉपी पेस्ट करते हैं, कितना करते, तो अपन बेसिकली अपने आप में कंटेंट राइटर है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आप एक ब्लॉगर हो, मतलब क्या क्या नहीं हो आप, ठीक है। क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप चीजों को। आप कोई ग्रुप डिस्कशन करते हो चीज, तो कुछ भी, मतलब एक चीजों को मैनेज कर सकते हो, पढ़ा सकते हो लोगों को। कुछ सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है लोगों को पढ़ाओ, आप सॉफ्टवेयर को पढ़ाओ। आपको कौन मना कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हो कि कुछ ना कुछ कर रहे हो तो उठ रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिंपल शीट बनाई, आज 5 शीट थी मुझे बीएमसी की दी, और मैं बीएमसी की 5 शीट बनाई और मैं बैठ गया, मुझे लगा कि चलो सबमिशन हो गया मतलब मेरा काम हो गया। अरे नहीं, सबमिशन होना मतलब काम नहीं होता है। काम तो सबमिशन का स्टार्ट होता है। सबमिशन तो एक था कि आपने करके दे दिया, खलो, आपने अपने लिए क्या किया, खुद के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, वो तो किया ही नहीं। मैंने सबमिशन तो उनके लिए किया, टीचर के लिए, क्लास के लिए क्या, वो करके दे दिया। मैंने 5 शीट बनानी थी बीएमसी की, मैंने करके एक पीपीटी बनानी थी, पीपीटी कॉपी पेस्ट किया नेट से, बनाकर दे दिया। अरे तो खुद के लिए तो अब स्टार्ट होगा काम। एक्चुअली वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो देखते हैं कि ठीक है हम, चलो ठीक है, अपन ने पूरी मेहनत की, आपने कोई सबमिशन था डिजाइन का, उसको 10 दिन पहले दिया, अब स्टार्ट लास्ट के 2 दिन पहले करते हैं उसको, 2 दिन पहले भी सोचना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक रात पहले पूरा दबाव पर काम करते हैं, सुबह सुबह उसको जाकर दे देते हैं, उसके अंदर भी क्वालिटी भी नहीं आ रही, उसके अंदर कोई चीज भी नहीं आ रही। उसके बाद सोचते हैं कि चलो मैंने काम हो गया, सबमिशन हो गया। एक्चुअली के अंदर अपने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं ना, तो उसके अंदर कोई क्वालिटी लेकर आए, या फिर आप ट्राई नहीं करो। तो हर एक चीज के अंदर क्या है कि खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेंगे। जानते हैं, समझते हैं, बिल्कुल काम थोड़ा ज्यादा होता है फर्स्ट ईयर के अंदर स्पेशली, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। और वैसे अपन इसकी बात भी कर चुके हैं कि सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा वर्कलोड की जरूरत नहीं है आज की, अगर देखे नीड नहीं है इतनी ज्यादा शीट्स की, इतना ज्यादा काम की, पर तो भी इन चीजों को, वही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, तो इसको जरूर चेंज करने की जरूरत है। वो कॉलेज के लिए भी होती है, कि कॉलेज अपन को क्या दे रहा है, कॉलेज के अंदर वही सेम है कि आपको सिस्टम वही प्रोवाइड कर रहा है, पुराना सिस्टम चल रहा है, वही सब चीज चल रही है, वही आपको रिड्यू दी जा रही है। मैं कहता हूँ कि एक शीट को आपने 5 बार 10 बार रिड्यू दे दिया है, तो उसका क्या सेंस निकल रहा है। स्टूडेंट उस रिड्यू को उसी तरह से कर रहा है, उसके अंदर कितना बदलाव लेकर आता है, और जो रिड्यू देते करेक्ट। हैं वो पहली वाली शीट से ज्यादा खराब होती है हमारे, मैं तो कितनी बार ऐसा देखता हूँ। तो उसका क्या सेंस निकल गया, समझ में नहीं आया ना। तो इसको, और स्टूडेंट्स ऐसा फ्रस्ट्रेशन रहता है, स्ट्रेस में रहता है कि यार फालतू रिड्यू मिल गया, 5 बार 10 बार रिड्यू करना पड़ रहा है, और जल्दी जल्दी निपटाता है, वो काम करने के चक्कर में करता है।
अब इस काम को, इस टाइम को अगर वो दूसरी जगह दे तो मुझे लगता है कुछ अच्छा निकाल पाएगा। तो इस सब चीजों को थोड़ा सा बहुत चेंज करने की ज्यादा जरूरत है, और ये सब चीज रहती है, और ये सब मिसकंसेप्शन रहता है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जिस कॉलेज के अंदर हो, उस कॉलेज से आपके जो सीनियर्स निकले हैं, ऐसे ऐसे सीनियर्स भी होंगे जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ठीक है ना, आर्किटेक्चर फील्ड में रहकर ही बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल देखो, और वो किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सीनियर जो होते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वो उनको कोई ध्यान भी नहीं रखता है। तो आपको उनको खोज कर निकालना पड़ेगा, उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको रीच आउट करेक्ट। करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहे हैं। बाकी सीनियर तो है ठीक है, तो बाकी तो वो चल रहा है तो चल ही रहा है, अधिकतर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज करना है, वो सब चीज बात को फॉलो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ दिखा लो जिन्होंने कुछ अलग किया हो, तो वो आपको 100 रास्ते नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपसे कुछ मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कुछ नई जगह कुछ बड़ी फर्म में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत कुछ चीजें बता पाएंगे। तो ऐसा करके थोड़ी रिसर्च करनी जरूरी है। और वो बाकी है कहीं ना, कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर मात खा जाता है और सिस्टम के अंदर दब कर रह जा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए जो मिसकंसेप्शन और मैथ्स जो बनाए जा रहे हैं कि स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है, वो सब चीज है। और अगर स्कोप सैलरी की पर्टिकुलर बात करूँ, तो आप बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है यहाँ पर जाते हो, तो आपको एक नए फ्रेशर को कितना कम सैलरी दी जाती है, कुछ बहुत कुछ, अगर मैं क्या ही बताऊं, मतलब तो इतना कम सैलरी, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी डिमांड क्यों ना बढ़ा लें, क्यों ना स्टूडेंट से डिमांड अपनी बढ़ा लें। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आगे वाला आपको कम चीज दे रहा है, तो अपनी खुद की डिमांड बढ़ा लो, अपना खुद का इतना स्किल सेट बढ़ाओ, खुद की डिमांड इतनी बढ़ाओ कि आप एक कम सैलरी के लायक हो ही ना, आप ज्यादा सैलरी के लायक हो। अपनी खुद की डिमांड और अपनी खुद की स्किल इतनी बढ़ाना जरूरी है, तो आगे वाला आपको अपने आप ही पैसा देगा। तो करेक्ट। ये कहीं ना कहीं चीजें रह जाती है। एब्सोल्युटली अग्रीड सचिन। सिंस अभी एआई की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए इंडस्ट्री में कि हमें करना क्या है। यू कैन हियर मी राइट? मैं माइक से थोड़ा सा दूर हूँ। यस। परफेक्ट। तो कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं इंडस्ट्री में, जिसमें हमें खाली डेटा डालना है, प्लान्स जनरेट होके आएंगे। मैंने प्लान जनरेट भी किया है, बट बहुत घटिया प्लान था, लाइन वेट नहीं थी, ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं थी, डोर अजीब सा था। बट ये सॉफ्टवेयर एडवांस होगा, तो अगर ये सॉफ्टवेयर वो जो काम है 5 मिनट में कर रहे, जो काम हम सीखने के लिए 5 साल लगा रहे, तो इसका कैसे रहने वाला है फ्यूचर? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? देखो, जब अपन कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, तो एकदम से आने के बाद उसका इंस्टेंट इफेक्ट कभी नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर, दैट इज क्योंकि ट्रू। जो चीज चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी। जैसे अपन ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, तो 2020 में आई थी, तो अब अप्लाई कब हो रही, 2023 के अंदर, अब जब खत्म हो रहा है, 6 महीने बाद अब अप्लाई हो रही है, मतलब 2 ढाई साल, 3 साल इसको भी लग रहे हैं अप्लाई होने के अंदर। तो चीजें ऐसी है कि आपको इंस्टेंटली कभी अप्लाई नहीं होगी। आज अगर यही आ रहा है, तो ये भी बाहर ज्यादा चल रहा है, इंडिया में इतना ज्यादा है क्या, 1% भी मतलब अभी एंट्री नहीं मारा है, और आने में उसको आराम से 10 साल, 15 साल, 8 से 10 साल, 10 साल से ऊपर मान के चलो, तब तक तो लगेगा लगेगा, ठीक है। तो अभी इस समय क्या है, एक स्टूडेंट एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, आपके पास बहुत ज्यादा मौके हैं कि आप इस चीज को कैसे अपना इनपुट डालकर इसमें ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो, ताकि आने वाला समय आपका हो और आप अपने इसको बना सको। और ये कि जब हम बात करते हैं स्पेशली, तो एक के अंदर डेफिनेटली यही चीज है कि आपको डेटा डालकर जैसे प्लान वगैरह जो भी चीज हमारे पास ऑलरेडी बन जाती है, तो एक जितने भी होते हैं लेस देन 60 सेकंड्स के अंदर रेंडर्स निकल जाते हैं, वो सब चीज, इतनी ज्यादा चीजें जो एडवांस हो रही है बाहर अगर देखें, तो ये बहुत मतलब बिल्कुल इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है आज से आने वाले 10 या 15 साल बाद देखें अगर। तो आर्किटेक्चर स्कोप डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर है, और एक स्कोप डेफिनेटली है, पर लेकिन होगा अपने लिए, स्टूडेंट के लिए, तब कि वो अपने आप को उस लेवल का बना पाए, तब उसके करेक्ट। हिसाब से वो चीज काम होगी, ठीक है। तो उसको उतना लेवल का एडवांस भी होगा करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली सिस्टम के चेंज होने के हिसाब से नहीं, अपने खुद को हिसाब से भी सिस्टम के बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा और गेट खुलेंगे और द्वार खुल जाएंगे। ये चीज है। बाकी देखें तो अप्रोक्सीमेटली यही चीज है। और बाकी देखें तो कितना एक ड्राफ्ट्समैन की अगर देखें नौकरी, तो वो कहीं ना कहीं खतरे में हो जाती है, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे जॉब चली जाएगी, वो सब हो जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं जाएगा, और जॉब रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको एआई सब कुछ इंस्टेंटली एकदम करेक्ट एक बार में परफेक्ट बना कर दे देगा, हाँ। वो सब चीज नहीं होती। उसके अंदर भी कुछ कुछ करेक्शंस होंगे, बहुत सारे कुछ चीजें होगी, तो नौकरी रहेगी रहेगी। पर ये कि बिल्कुल देखे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। चीजें जब कोई नई चीज मार्केट में एंट्री मारती है, तो कुछ ना कुछ चीज को बाहर होना पड़ता है, ठीक है। एक कोई चीज अंदर आ रही, तो एक चीज को बाहर होना ही पड़ेगा। तो वो पर लेकिन जो चीज अंदर है, उसको कैसे आप अपने आप को सस्टेन वहां पर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यस, जो जमाना है वो तो टेक्नोलॉजी भी देखो, तो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है दिन ब दिन, कितने नए तरह के मोबाइल फोन और लैपटॉप आ जा रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज आ रही है, ऐसे ऐसे नाम निकल कर आते हैं जो नाम ढंग से मतलब सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चीजें बहुत सारी निकल कर आती है। तो यही चीज है। तो एआई तो जैसे अभी बात की, दूर की बात है। बात करते हैं करिकुलम का। 5 साल का करिकुलम क्या रहता है? इट डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आई एम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी में हमें इंटर्नशिप 5th ईयर में रहता है, बट आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप 4th ईयर में रहता है, राइट?
4th year, yes, 7 semester is internship. 7 semester. So can you please briefly tell आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं each semester? सब्जेक्ट्स अगर हिंदी सब्जेक्ट्स रहे हैं तो फॉर एग्जांपल से कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, 8 या 9 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाकी थ्योरेटिकल रहते हैं। और फाइनली अभी 4th ईयर के देखे जो भी हमने एग्जाम दिए, तो मेनली सब बीएमसी और स्ट्रक्चर तो वगैरह रहता ही है, और जो कि आपको फर्स्ट ईयर से चलता रहा बीएमसी और स्ट्रक्चर, ये तो कभी 5 साल पूरे पूरे चलते हैं सब सब्जेक्ट्स। उसके बाद आप फाइनल ईयर में जाओगे तो आपके बीएमसी एडवांस बीएमसी हो जाता है। और अगर देखो तो एक 4th ईयर में नया सब्जेक्ट आया था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आप बिल्डिंग के एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकालते हो, तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर एक एड ऑन हो जाता है। ठीक है, वैसे मोस्टली पार्ट सिविल का ही होता है, यहाँ पे स्टूडेंट इतना ज्यादा नहीं दे पाते ध्यान, बिकॉज डिजाइन वगैरह का इतना ज्यादा लोड रहता है। पर तो भी ठीक है, इन चीजों के ऊपर भी आपको नॉलेज होना और बहुत होना जरूरी है, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर जाओगे तो आपको कोई उल्टा सीधा ना कुछ सिखा दे ना कुछ आपसे एक्स्ट्रा ले ले, तो उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि मेरे से कितना देना है और कितना मुझे नॉलेज है। तो ये सब चीज, हर एक जो चीज है वो मैटर करता है। और बाकी देखो तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाकी आप बिल्डिंग सर्विसेज रहता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी डिजाइन रहता ही है। और ग्राफिक्स तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर तक ही रहता है, उसके बाद 3rd ईयर से ग्राफिक्स ऐसा नहीं है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी ऐसा नहीं है, तो थ्योरेटिकल इतना ज्यादा नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है 4th ईयर के अंदर, तो ये चीज रहता है। ऑल राइट। एंड थीसिस आपका 5th ईयर में रहता है, राइट? दिस इज 5th ईयर। हमारी ये एक एडवांटेज है कि मतलब कि 7 सेमेस्टर के अंदर आप इंटर्नशिप कर लेते हो, तो आपको 8th सेमेस्टर और पूरा फिर 9 10 तो आराम से आप 8 सेमेस्टर के अंदर डिसर्टेशन करते हैं। उसके बाद 9 से लेकर हम लोग पूरा थीसिस, तो 9 10 10 दोस्त से हमको पूरा एक साल थीसिस के लिए मिल जाता है। ओके। हमारा तो एक ही सेमेस्टर रहता है थीसिस। तो वही चीज होती है, हमारा पूरा फिर 2 मिल जाता है 9 10 10। तो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इंटर्नशिप भी 4th ईयर में हो जाए तो बहुत बेस्ट है, बिकॉज स्टूडेंट्स को पता चलता है कि आगे उसको करना क्या है, और एक साल सोचने के लिए मिलता है उसको, 1.5 साल ये करना क्या हाँ। है। इंटर्नशिप 4th ईयर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैंने देखा था, हमारे भी जब इंटर्नशिप करा था अहमदाबाद से, तो वहाँ पे पुणे के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ सिंहगढ़ कॉलेज है पुणे के अंदर कोई, तो वहां से भी स्टूडेंट्स थे, तो वो क्या कहते थे कि हमारे 5th ईयर के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी इंटर्नशिप भी 8 महीने की होती है, किसी की एक्स्ट्रा होती है 8 या कुछ कुछ 10 महीने की इंटर्नशिप रहती है। तो वो कहते हैं कि मतलब अब हमारे को जाना है, फिर 4 या 6 महीने मिलेंगे, उसके अंदर थीसिस भी करना है, उसके बाद आर्किटेक्चर खत्म। तो मैंने कहा सोचने का मौका भी नहीं मिला, थीसिस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर पाए, तो वो चीज रहती है। तो इंटर्नशिप 4th ईयर में होना आई थिंक बेस्ट रहती है। So, Sachin, are there any specific softwares, programs, or tools that aspiring architects should learn and become proficient in? और ये skills या tools कितने relevant है आज की इंडस्ट्री में के लिए? एंड कौन से है जो आने ही चाहिए, कौन से है जो नहीं आए तो भी चलेंगे? देखो सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक तो आजकल सब यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड वगैरह हो गया, स्केचअप हो गया, ऑटोकैड के ऊपर प्लान बनाया और स्केचअप के ऊपर आपने जो है 3D बनाया, उसके बाद उसको ल्यूमिन में डाल के या फिर वीरे में डाल के आपने रेंडर कर दिया, उसके बाद निकाल कर दे दिया। तो ये तो बेसिक चीज है, जो इसको एक तो बेसिक स्टार्टिंग मानना चाहिए, बिकॉज एडवांस सीखना तो आपको बेसिक पहले सीखना पड़ेगा। तो ये तो सारे स्टूडेंट को सीखना जरूरी है, कुछ स्टेप से 4 से 5 सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आप एक फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप को आप अच्छे सीख सकते हो। फोटोशॉप ऐसी चीज है जो कि आप हर फील्ड में काम आएगा, कुछ भी हो फोटोशॉप तो हर चीज के अंदर काम आता है, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ आपको रेंडर करना हो, प्लान वगैरह, तो कुछ भी फोटोशॉप तो डेफिनेटली काम आता है। तो वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल बेसिक चीज है और आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। उसके अलावा देखें तो 3D के अंदर जितने भी एडवांस चीजें हैं, जैसे 3ds मैक्स वगैरह हो गया, जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, तो बाकी अलग इलिस्ट्रेटर वगैरह जो भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें क्या है कि एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है, सॉफ्टवेयर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, बाकी बेसिक यही नीड रहती है। और अगर आपको एडवांस बहुत कुछ करना है तो आपको और ज्यादा थोड़े बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर जंप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अपन रेविट की बात करते हैं, तो रेविट भी अपन देख रहे हैं कि एक जमाना आ गया है, तो रेविट भी एक तरह का काम ए का करता है। अपन बोला कि भाई ठीक है एआई के अंदर काम कम टाइम में हो रहा है, पर रेविट के अंदर देखते हैं प्लान बनाते तो अपने आप आपको 3D मिल जा रहा है, अपने आप आपको सेक्शन मिल जा रहा है, आपको एलिवेशन मिल जा रहे हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है, आपके पास सब बनाव मिल जाता है। तो रेविट भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। बट रेविट में चाहता हूँ कि थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे पता है कि रेविट एक थोड़ा सा एक सिविल की तरफ थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चीजें सिविल के हिसाब से ज्यादा यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बिकॉज उसके अंदर डिटेलिंग पार्ट इतनी नहीं की जा सकती जितनी हम ऑटोकैड या इसके अंदर करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर रह जाती है। बाकी रेविट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि आपको जल्दी ही काम करके दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेविट के ऊपर काम करते हैं, तो उनके एज कम्पेयर टू ऑटोकैड स्केचअप वाले जो करते हैं स्टेप वाइज, उनके पहले ही काम हो जाते हैं, तो वहां पर आपको रेंडर भी छोटा मोटा हो जाता है। तो ये सब चीज है, तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। आप पहले बेसिक जरूर सीखें, उसके बाद आप धीरे धीरे 3ds मैक्स वगैरह एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर जंप लगाएं, और ऐसा करते करते आप जो है मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। आप ऐसे कौन से स्पेसिफिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या इनिशिएटिव्स एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, सच दैट इन एडिशन टू अकेड्स, इन एडिशन टू एकेडमिक्स, वो ये चीजें भी परस्यू कर सके? क्योंकि खाली एकेडमिक्स में रह के फायदा नहीं है। इट्स लाइक
सीधा सीधा एक ही चीज कर रहे हैं हम लोग, कुछ और साइड बाय साइड चालू है, जैसे आप टीचिंग करते हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, आई मीन माइंड भी एंगेज रहता है। एंड कैसे टेक टाइम मैनेज कैसे करना है, बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स, उसके ऊपर भी एक अच्छी ग्रिप आती है। सो व्हाट वुड बी योर सजेशन? देखो ऐसा है कि आपको एक साइड एक्टिविटी, साइड हसल तो बहुत रखना जरूरी है कॉलेज के अंदर। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आप जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हो तब से आपको ये चीजों को मैनेज करना ट्राई करते हो तो बेस्ट है। तो एक होता क्या है ना कि इसे एक तो फर्स्ट ईयर में कोई आया, उसके बाद आप बिल्कुल आपने एकेडमिक की तरफ ध्यान दिया, ठीक है, आप समझ रहे हो एकेडमिक को, आप जहाँ पे कॉलेज में हो, सिटी को समझ रहे हो, कॉलेज को समझ रहे हो, कैंपस को समझ रहे हो, घूम रहे हो। आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकाल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका इतना टाइम लगता है घूमने में, समझने में। तो 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने से आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो कि मैं यहाँ पर क्या करना है मुझे लेकर, आने वाले 5 साल के अंदर मेरा क्या टारगेट है, मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ या कहाँ पर जाना चाहती हूँ। उसके हिसाब से आज को देखकर कल को डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या होता है कि हम सबके साथ चल रहे हैं, ठीक है, सबमिशन दे रहे हैं, रेगुलर टाइम टू टाइम सबमिशन दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो हम काम सबमिशन तक ही कर रहे हैं, सबमिशन के आगे सोच नहीं पा रहे हैं हम लोग। हम लोग ये नहीं पता कि सेकंड ईयर के अंदर मुझे क्या करना है, सबमिशन तो देना ही है, वो तो 5th ईयर तक देना है, थीसिस भी देना है, डिसर्टेशन भी देना है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, वो तो सिस्टम का है काम है, जो कि आपको वो आपसे करवाएगा करवाएगा, चाहे आप नहीं करना चाहते हो तो भी आपको देना ही पड़ेगा, वो तो जबरदस्ती है। बोले आप क्या करना चाहते हो, जो आपसे लोग नहीं चाहते, जो खुद की सोच से करना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से सोचना जरूरी है। अब होता क्या है ना, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तक आपने कुछ नहीं सोचा, फिर आप फाइनल ईयर के बाद सोचना चाहते हो कि अब हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज पहले ही करनी थी, ताकि आप फाइनल ईयर में निकलते निकलते उसके अंदर इतने अच्छे हो जाओ कि आप अपना करियर और ये चीज वहां से आपको डेफिनेटली फिक्स हो जाए कि आपको ये चीज करनी है, आपको फिर सोचने की जरूरत ना हो ज्यादा, आपको एक लाइन फिक्स हो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज करनी है। वो तभी हो पाएगा जब आप सेकंड थर्ड ईयर से उसके ऊपर ध्यान दे पाओगे। और हो सकता है कि आप फाइनल ईयर से निकलने के बाद उसके ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, तो वो चीज वहां पॉसिबल नहीं होती। और उसके बाद देखें तो आपके अंदर चीजें हो सकती है जो कि आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। तो पहले चीज होती है रीड करना स्टार्ट करो, बुक्स, और लिखना स्टार्ट करो, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी चीज, आप कोई सा भी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल, कोर सब्जेक्ट, कोर ब्रांचेस हो, चाहे माइनिंग से लेकर बीसीटी से लेकर कोई सी ब्रांचेस हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना और स्टार्ट करना पड़ेगा, पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, आपके काम जो होते हैं डेली के रूटीन, उसको फिक्स करना स्टार्ट करो, उसको लिखना स्टार्ट करो, अपना शेड्यूल शेड्यूल बनाओ, अपनी नींद थोड़ी कम करो। ऑलरेडी वैसे नींद बहुत कम होती है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की, ठीक है, 3 3 4 4 घंटे सोते हैं, तो ऑलरेडी जो इसको थोड़ा सा मैनेज करना जरूरी है। हम कभी 3 घंटे सो रहे हैं, कभी सोते ही नहीं, कभी 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 4 घंटे में, थोड़ा एक 5 घंटे फिक्स कर लो कि 5 घंटे सोना ही सोना है। तो टाइम भी फिक्स कर लो कि ये 5 घंटे सोना है, या फिर ये 4.5 5 या 6 घंटे सोना है, 5 से 6 घंटे की नींद इनफ है, तो ये फिक्स कर लो। उसके पूरे पूरे दिन आपको काम करना है, उसके हिसाब से अपने पूरे डे को शेड्यूल करो, तो डेफिनेटली आप टाइम को मैनेज कर पाओगे और सब चीजें हो पाएगी। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट ईयर से करोगे तब जाकर सेकंड, क्योंकि एक सा आर्किटेक्चर के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे, नई चीज स्टार्ट करोगे साइड बाय साइड, उसको सेट होने में, उसको जमने में 1 साल लग जाता है, क्योंकि आप काम भी करना है, सबमिशन भी देना है, फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हो। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोई चीज को 1 घंटा दे दो स्टार्टिंग में, पहले दिन से नहीं दे पाओगे आप। आज जैसे कोई आपके कुछ सबमिशन भी चल रहे हैं, तो आप एक नई चीज को 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे पाओगे पूरे दिन का, क्योंकि आपको दूसरे काम भी करना है। तो 1 घंटा 2 घंटा मत दो, आप ओनली 5 मिनट से स्टार्ट करो। पर एक स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट मैंने उसको स्टार्ट तो करी, आप उसको 2 मिनट दो, 5 मिनट दो, पहले दिन 5 मिनट दिया, फिर अगले दिन वापस 5 मिनट, उसके बाद फिर 10 मिनट करो, उसको फिर आधा घंटा, उसके बाद धीरे धीरे उसको 45 मिनट, 50, फिर 1 घंटे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा, और आप उसको 2 3 घंटे तक लगातार कर दोगे, उसके अलावा बाकी काम भी मैनेज कर लोगे। तो ये आपको स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। तो छोटे शुरुआत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अदर देन एकेडमिक्स। और एकेडमिक तो साथ साथ में चल ही रहा है, पर एकेडमिक्स उतना नहीं आपको दे सकता जितना आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी तो बहुत है, क्योंकि इस समय वाला आप आर्किटेक्चर अपना आपके अंदर एक योद्धा है, उसको सब कुछ आता है, उसको सब कुछ आता है, ठीक है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। पर लेकिन वो ये कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके पास है सब कुछ, पर लेकिन उसको मैनेज करके उसको एक चीज को परफेक्टली बनाकर उसको लेकर आना है, जो कि उसको एक अलग ही पहचान दे सकता है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो पढ़ना हो गया, बुक्स वगैरह पढ़ो और चीजों को लिखना स्टार्ट करो, और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो, जितने भी अपने पास ग्रुप डिस्कशन होते हैं या फिर कोई आपको कॉम्पिटिशन होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करो। और स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा सा लगाव रखो। बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट देखे, हमारे भी देखे, स्पोर्ट्स को खेलते नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर मैं अकेला ऐसा हूँ जो स्पोर्ट्स के अंदर कुछ खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ। तो अब क्या है कि वाह। तो बाकी स्टूडेंट्स है ही नहीं जो कुछ खेलना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो मतलब बहुत एक या दो कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, तो इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो काम में ही बिजी है। अरे काम तो हो जाएगा, एक सबमिशन ना भी दो, लेट दो, थोड़ा चलेगा, पर लेकिन बाकी 10 चीजों को मत छोड़ो एक के चक्कर में। वो करेक्ट। चीज कहना चाहता हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते करते आप चीजों को मैनेज कर सकते सो यू गिव सो मैनी
पॉइंट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल कैसे करना है, फिटनेस कभी आपने पॉइंट टच कर लिया, साइड हसल्स कभी आपने पॉइंट टच कर लिया. आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज एंजॉयिंग दिस. एंड आपने जो फिटनेस का कहा, फिटनेस तो बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे ब्रेन में. एंड वो जब तक वो रिलीज नहीं होगा, वो स्ट्रेस अक्यूमुलेट होते जाएगा. एंड इट मेक्स नो सेंस. मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज आवर ब्रेन, इसको यूज करके काम कर रहे हैं, उस पे ही काम नहीं कर रहे हैं. दैट इज एक्सरसाइज विल कीप दिस अलाइव, विल कीप दिस फ्रेश. तो कुछ मतलब नहीं है. तो फिटनेस एक्सरसाइज इज अ मस्ट. मैंने आपका ये भी देखा था व्हाट्सएप पे स्टेटस. आप मैराथन भी ये करते हो ना? मैराथन भी करते हो? यस, यस, मैं क्या है कि मैराथन, मतलब इससे जैसे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी कभी कोई मैराथन होती है, मैं जरूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ, बिकॉज फिर मैं क्या स्पोर्ट्स के टच में हूँ, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स के पूरे टच में है, मेरे वाह, पूरे पापा, मेरी सिस्टर वगैरह वो सब मतलब नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल के अमेजिंग. अंदर, तो सब ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं. एंड सब चीज है स्पोर्ट्स का, हमारे स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में ही था मतलब जाने का, ठीक है, वो तो एजुकेशन तो बाद में आया ऐसा लगता है. तो स्टार्टिंग में क्या है कि मैराथन वगैरह दौड़ना, तो ये सब चीजें ना कि आपको ये बताती है कि आपके अंदर कुछ है या आप कुछ कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा भी आपके अंदर की पावर बताती है, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपके अंदर क्या है, तो वो पहचानना जरूरी है. जब तक आप 10 चीजें एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. तो मैराथन थी 21 किलोमीटर की, तो हाइस्ट में लगातार 21 किलोमीटर तक भागे थे. तो मतलब भागते समय तो पैर, उसके बाद 2 दिन तो मतलब बिस्तर से बिल्कुल उठ ही नहीं पाए. पर लेकिन ये है कि बिस्तर पड़े पड़े एक चीज अंदर थी कि मतलब कुछ कर दिया है, फिर कुछ एक मेडल पड़ा था तो लग रहा था कि यहाँ कुछ लेकर आगे बाहर से कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया, कुछ नया काम कर दिया, तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, एक आत्मविश्वास बना रहता है इन चीजों से. ये चीज थी. वैसे आई थिंक अमेजिंग. आप भी तो कुछ खेलते हैं गेम्स के अंदर, मैंने देखा था वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो देखता हूँ, सब बताते हैं ओके. कुछ. आई थिंक बैडमिंटन ऐसा कुछ गेम है मेरा. यस, यस. मैं प्रोफेशनली खेलती हूँ अभी भी, बट बहुत कम. मैंने पुणे को रिप्रेजेंट किया है. एंड कैसे मुझे भी स्पोर्ट्स में ही करियर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हो नहीं पाया. कॉलेज में आने के बाद मैंने कराटे ज्वाइन किया, और उसमें एक्सरसाइजेस बहुत हैवी थी. मैं ऑरेंज बेल्ट तक गई, बट देन आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू इट आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि उतना टाइम डिवोशन नहीं जम रहा था. ओनली हाफ एन आवर के ऊपर नहीं. बट रेगुलरली आई मेक श्योर कि एक्सरसाइज हो रही है, हाफ एन आवर हो रही है. बी इट वॉकिंग, अगर एकदम टाइट शेड्यूल हुआ तो. अदरवाइज रनिंग, कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है कि जिसमें पसीना निकल रहा है, क्योंकि दैट गिव्स अमेजिंग पीस. यस, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है. तो मतलब क्या है कि एक फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं तो कहता हूँ कि आप मॉर्निंग के अंदर उठकर भी अगर आधा एक घंटा घूम कर आ जाते हो, या फिर अपने कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ राउंड लगा कर आ जाते हो, जहाँ भी आपका ट्रैक वगैरह बना रखा है, तो कुछ एक घूम ले, तो कुछ एक्सरसाइज अगर कर ले तो आधे एक घंटा, तो आपका परफेक्टली पूरा दिन है थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है, और आप काम मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाओगे, अगर बाकी काम जितना करो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर पाओगे. बट लेकिन क्या है कि थोड़ा आर्किटेक्चर शोध थोड़ा रहता है कि सुबह ज्यादा लेट सोते हैं, रात को तो सुबह जल्दी उठना नहीं हो पाता. तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर इसको 2 घंटे पहले कर लो, 2 घंटे बाद में कर ले, मतलब थोड़ा सा अगर आप 2 बजे सो रहे हो तो आप 12 बजे सो जाओ, और अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो आप 6 बजे उठ जाओ, तो ये 12 से 6 का शेड्यूल कर लो, तो ये परफेक्टली बेस्ट हो जाएगा. अगर आप 6 से लेकर 7 तक या थोड़ा सा अगर, तो आप जितने जल्दी ज्यादा काम कर पाते हो, ठीक है. और रात को क्या होगा कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं अधिकतर फिर वो सॉन्ग चलाकर उसके बाद काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में चाहता हूँ कि सॉन्ग से जाता हूँ कि मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है. जितना काम आप बिना सॉन्ग के मॉर्निंग में कर सकते हो, उतना काम उससे शायद आधे से कम काम आप रात को कर पाते हो, ऐसा कुछ मानना है. खैर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि कैसा स्टूडेंट्स की क्या क्या माइंड सेट है, वो डिपेंड करता है अलग अलग. बाकी ये चीज करेक्ट. तो सचिन, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. वी आर कमिंग टू द एंड. सो व्हाट एडवाइस, टिप, सजेशन वुड यू गिव टू एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में एंटर करेंगे, या जिन्होंने अभी 10th क्लियर की एंड मे बी दे आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट? सो की मैसेज, की पॉइंट्स वैसे तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है, बट जस्ट टू कंक्लूड विथ, आपको क्या कहना है उन्हें? देखो, मैं तो इसमें कुछ 2 से 3 चीजें मेन मेन जो पॉइंट्स है वो सब चीज, मतलब एक जो कंक्लूजन अगर निकालूं मैं, वो ये चीज है कि आपको एक तो पूरा एकेडमिक की तरफ, पूरा 100% एकेडमिक की तरफ आपको रहना है, पर साथ साथ के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा काम करते रहें, ठीक है. चाहे कुछ भी करें, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा करें, चाहे कुछ भी करें, बट एक्स्ट्रा काम करते रहें और टाइम को मैनेज करने की ट्राई करें. और जो भी काम करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें, लेट ना हो बस, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में लेट हो जाओगे, उसके बाद जैसे इस इंटर्नशिप के अंदर बाकी चीजें, नई चीजें स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, उस समय आप फंस जाओगे. स्टार्टिंग में जरूर आपके सबमिशन रहेंगे, तो छोटे मोटे सबमिशन है, अगर कोई क्लास
इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़नी पड़े तो भी छोड़ दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर क्लास में जाना जरूरी है, ठीक है। मैं बहुत सारी क्लास होती है जो छोड़ता हूँ, बहुत मुझे दूसरे काम भी करने होते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ता है। तो जरूरी नहीं है आपको 100% अटेंडेंस हो, 100% क्लास हो। 100% अटेंडेंस हो करने वाले को कोई जाकर आपको 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना नहीं देने वाला है, डेफिनेटली बात ये, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा आपको कम करना जरूरी है, और आप दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान दो। और ये जब भी चीज आप कम कर पाओगे, जब आप दूसरा काम करोगे या दूसरा कुछ सोचोगे, तभी इन चीजों को कम कर पाओगे आप, ठीक है। बाकी ये चीजें रहने वाली, बाकी अपना पूरा 100% दो, जो भी काम करते हो उसको बेस्ट करो, और नए नए आइडिया सोचो, जितना जल्दी हो सके फेल हो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके सक्सेस तो मिलेगी, पर लेकिन जितना जल्दी हो सके फेल होना जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा ये रास्ता मेरे काम का नहीं तो इसको हटाओ, ये रास्ता मेरे काम का नहीं तो इसको हटाओ, ये रास्ता काम का तो यहाँ आगे बढ़ो। ये आपको पता चलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे। जितना जल्दी हो सके फेल हो, और ताकि जितना जल्दी हो सके आप फटाफट से जल्दी पास हो पाओ। और बाकी एकेडमिक्स पे थोड़ा ध्यान रखो, ताकि कुछ एटीकेटी बैक वैक ना लग जाए, उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे वाके से मार्क्स आ जाए, ठीक है। टॉप करना भी ज्यादा वैसा नीड नहीं है कि मुझे टॉप ही करना है या मुझे सभी करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये चीज मैंने देखी है, बताया कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो तो आप एकेडमिक्स अपना बेहतर भी हो जाते हो, क्योंकि आपका हाँ, अपने आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो। तो आप जो काम, जो एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, उससे भी आप आगे निकल जाते हो। ये भी चीज मैंने और ऑब्जर्व की, ठीक है। जो कोई एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा है, जो एकेडमिक को भी ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है, आप उससे भी आगे निकल जाते हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करके टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये जब भी कर पाओगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि स्टार्ट ही नहीं करते हैं, मतलब डरते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, कौन स्टार्ट करेगा, इसके लिए तो 1 घंटा देना पड़ेगा, इसके लिए 2 घंटे देने पड़ेंगे। मैंने कहा स्टार्ट 5 मिनट से करो, स्टार्ट 10 मिनट से करो, तो बहुत कुछ कर पाओगे। स्टार्ट तो करना जरूरी है ना, एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन नहीं लोगे तो फिर आगे मतलब ही रिजल्ट तो वैसे नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज रहने वाली है। बाकी जितना ये कहता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी फैमिली के अंदर। तो पेरेंट्स का हमेशा जो है सम्मान करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ देखता ही है आपकी मेहनत को। तो आपके पेरेंट्स, ऊपर वाला जिसको भगवान को मानते हो, तो वो सब आपकी मेहनत को देखते ही हैं। तो सबका आशीर्वाद भी रहना जरूरी है। तो ये सब भी करते रहो, और बाकी लगातार काम को फोकस करते रहो और एंजॉय भी करते रहो। बस आगे बढ़ते रहोगे, कोई बड़ी बात, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सचिन पूरी आग लगा दी आपने, मतलब आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद तो यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ साइड हसल, कुछ और कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, और 10 जन है ऐसे, और 100-200 जन निकलने ही चाहिए। आई होप वो होगा, क्योंकि बिल्कुल, मैं चाहता कंटेंट हूँ में कि बहुत सब पार सब जने है। ऐसा और निकल कर आए, और बिल्कुल आर्किटेक्चर के अंदर एक ऐसा आर्किटेक्चर को, मतलब जैसा आज जितने बीटेक की जितनी एक कह सकते हैं कि जितनी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर, हाँ, उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वो वैल्यू स्टूडेंट लेकर आ सकते हैं, सबसे पहला काम, क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में पावर है। स्टूडेंट से आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये करिकुलम भी चला रहे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को पहले कुछ करना पड़ेगा एडवांस, स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा चीजें के साथ निकल कर अगर आए, कुछ स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का आर्किटेक्चर के अंदर, ताकि अग्रीड। स्टूडेंट्स बढ़ेंगे इससे, और कुछ उनको मिलेगा कुछ आने का, कुछ कि हाँ कुछ यहाँ पर और भी तरीके हो सकते हैं। अब पुराना चीज चलता रहेगा तो कौन ही मतलब फील्ड के अंदर आने की ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। Perfect. I'm so happy for today's time and podcast. And I thank you once again, Sachin, आपका टाइम पॉडकास्ट के लिए देने को। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो देन, सी यू एवरीवन। बाय बाय, डू योर बेस्ट। जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टाइम देने के लिए। एंड जितना मतलब बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जितने क्वेश्चंस हमने किए, आई थिंक आने वाले सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, उनके एकेडमिक्स के अंदर, डेफिनेटली। उनके लाइफ के अंदर, करियर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और ये बूस्टअप देंगे। और मैं चाहता हूँ कि बस यही चीजें, और बाकी मैं ही कहूंगा जितनी ऑडियंस देख रही है कि प्रांजल व्यास को भी जरूर फॉलो करें, बहुत अच्छे अच्छे थैंक वीडियोस यू। देखते हैं, बनाते हैं। और अभी लास्ट जो वीडियोस थी एटॉमिक हैबिट्स वाली, वो आई थिंक बहुत बढ़िया, चैप्टर 1 को जो समरी थी, मतलब शानदार मैंने देखी थी, बहुत बढ़िया मतलब। और अभी थैंक यू सो बैकग्राउंड जो मच। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का जो एक अंदर से निकल कर आया है, वो भी आर्टिस्ट बहुत जोरदार है। तो जरूर इसको आप कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। थैंक यू सो मच। आपको सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी, सो डू फॉलो अस। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।